नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा द टीचिंग एग्जाम्स। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो LT ग्रेड की हमारी सीरीज चल रही है, आपको अच्छे से पता है। तो LT ग्रेड UPPSC LT ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें SST सिविक्स पोर्शन से हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। एक सेकंड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको। Who said the famous slogan स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा? आसान सा प्रश्न है, जो आपका सिविक्स का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, फ्रीडम मूवमेंट वाला। ठीक, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो भैया और कोई नहीं, हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज माने कि स्वयं का रूल, सेल्फ रूल, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक का ये, इस स्लोगन के लिए बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। ठीक, और ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे, और जिन्होंने, जैसे गोखले ये मॉडरेट लीडर थे और ये रेडिकलिस्ट जो है लीडर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही किसके फाउंडर थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इन्होंने 1905, बंगाल पार्टीशन का टाइम है ये, तो 1905 में इसको स्थापना की थी। और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो समाज सेवी हैं, समाज सेवी, उनको प्रशिक्षण देना। उनको क्या देना? प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग देना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, हु ऑथर्ड द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ध्यान रखना, कास्ट से संबंधित सबसे ज्यादा अगर किसी ने बात की है, जाति को लेकर किसी ने अगर सबसे ज्यादा बात की है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ये किताब लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, क्योंकि इन्होंने जो जाति प्रथा चली, जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा, उसका घोर विरोध किया इन्होंने। जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। और जो मनुस्मृति जो किताब है, जिसमें वर्ण व्यवस्था बताई गई है, वर्ण व्यवस्था बताई गई है, उस मनुस्मृति को इन्होंने जला दिया था, जला दिया था। बाकी अगर हम बात करें वैदिक टाइम पीरियड की, वैदिक एज की अगर हम बात करें, तो वैदिक एज में जो 1500 से लेकर 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है, इसे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं। अब ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना
जो है वेद है, और इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात हुई है, जाति व्यवस्था की बात की गई है। तो जाति प्रथा का घोर विरोध किया इन्होंने और दलितों के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई की। ठीक है, और आप जानते हैं अंत में आके और भारत का जो संविधान बना तो उसमें दलितों के लिए बहुत से अधिकारों को ध्यान में रखा गया। दलितों के जो अधिकार थे उनको ध्यान में रखा गया। ठीक है, चाहे आर्टिकल 15 की बात करें, चाहे आर्टिकल 17 की बात करें। तो ये है, आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी आफ्टर लीविंग कांग्रेस? सुभाष चंद्र बोस पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने लेफ्ट कर दी, छोड़ दी। ठीक है, और छोड़ने के बाद इन्होंने जो नई पार्टी बनाई वो बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये 1939 का समय है। तो पहले सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, फिर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से 1939 में। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। किसके द्वारा? सर A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? सर A.O. ह्यूम के द्वारा। अब आप मुझे बता दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये बताना है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और दूसरा बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विथ विच आइडियोलॉजी? जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस विचारधारा से है? एक सेकंड नीचे कर लेता हूं इसको। हाँ, अब ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस विचारधारा से है? किस विचारधारा से है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फासिज्म या मोनार्किज्म? तो ये समाजवादी विचारधारा। नेहरू की विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा। और ये होता है आपका पूंजीवादी। ये क्या होगा? पूंजीवादी विचारधारा। और ये फाजीवाद। ठीक है, तो नेहरू की जो विचारधारा है वो क्या है? नेहरू की विचारधारा सोशलिज्म वाली विचारधारा है। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की विचारधारा क्या रही शुरुआत में? सोशलिज्म वाली। तो भारत के विकास के लिए इन्होंने कौन सी विचारधारा को आगे फॉलो किया? वो है समाजवाद की विचारधारा। अगला प्रश्न देखें, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी जी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता का अधिकार इसकी बात की गई है, तो ये तो मौलिक अधिकार है। और फिर राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। तो इसमें लिखा है प्री 44th अमेंडमेंट, प्री 44th अमेंडमेंट। तो यहां ध्यान रखना, पूछा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 86th अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और आर्टिकल 21A के अंडर में इसको राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे दो मायने हैं इस प्रश्न के, देखो अगर 2009 के बाद कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, तो अमेंडमेंट 2002 में ही हो गया था, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को 2002 में रिमूव, ये सॉरी, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में जो अमेंडमेंट हुआ था 44th, उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यहां देखिए, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब क्या है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब है लीगल राइट। ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार। क्या है दोस्त, कानूनी अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, तो भाई जब हम डीपीएसपी की बात करें, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने सबसे पहले याद रखेंगे, हमने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। बहुत बढ़िया भाई। भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में इसको शामिल किया गया है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल इससे रिलेटेड कौन से हैं, तो आर्टिकल्स जो डीपीएसपी से रिलेटेड हैं वो है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है जी। अब डीपीएसपी जो 3 प्रकार के होते हैं, एक बोलेंगे लिबरल, और दूसरा गांधीयन, और सोशलिस्ट। तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित डीपीएसपी, गांधीयन विचारधारा पर आधारित डीपीएसपी, उदारवादी और इंटेलेक्चुअल विचारधारा पर आधारित डीपीएसपी। अब बात यह है, क्या है भाई बात, तो बात यह है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्या जस्टिसिएबल हैं, या गाइडलाइंस हैं फॉर स्टेट पॉलिसी, या पनिशमेंट फॉर क्राइम्स हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो गलत बात, ये डीपीएसपी पहली बात तो नॉन जस्टिसिएबल है, और ये सिर्फ सरकार को गाइड करने के लिए है, मार्गदर्शन देने के लिए है, कि सरकार जब भी कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी में कही गई बातों को अपने कानून में शामिल करे, जिससे उसका फायदा लोगों को पहुंचे, ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इन विच शेड्यूल। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा
इसके बारे में कौन से शेड्यूल में बात की गई है? तो वो है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की सूची बताई गई है। 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है और वो सूची क्या है? पहले को बोलते हैं नंबर 1 संघ सूची, संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलेंगे स्टेट लिस्ट, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये है शक्तियों का बंटवारा। कैसे? तो समझो, संघ सूची में जो विषय शामिल हैं जैसे कि डिफेंस वगैरह, तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है। ठीक है। राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, जैसे कि पुलिस। तीसरा समवर्ती। अब इसमें जो विषय शामिल है उन पर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी या राज्य भी, दोनों बना सकते हैं कानून। तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं आपको। चलो, प्रेसिडेंट रूल अगर किसी राज्य में लगाया जाता है तो किस आर्टिकल के अंडर में लगाया जाता है? तो भैया ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शक्ति होती है। भारत में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है, उनमें से एक पावर है इमरजेंसी पावर। उनमें से एक पावर क्या है? इमरजेंसी पावर। अब इमरजेंसी पावर मतलब कि आपातकालीन शक्ति। क्या कहेंगे इसको? आपातकालीन शक्ति। तो ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति के पास, या यूं कहें भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान में है। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाता है और ये पावर उसको देता है आर्टिकल 352। ठीक। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य में लगाता है जब उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। वो किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू थर्ड वन। तो तीसरी इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल। ये इमरजेंसी लगाता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 360। अब आप देख लो कौन सा पूछा गया है। प्रेसिडेंट रूल पूछा गया है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगता है? तो वो 356 के तहत लगता है। समझ गए? आगे
प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर काम करता है? तो ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति हमेशा किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि COM। समझ गए? तो ये हो जाएगा। अब एक सवाल, अधिकतम कितने लोगों को सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है? अब एक तो हो गए प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग मंत्री भी बनते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि चाहे जितने मर्जी हो उतने लोगों को मंत्री बना दो, नहीं। प्रधानमंत्री और मंत्री की संख्या लोकसभा के जो सदस्य है 543, इनके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यह ध्यान रखा जाता है। ठीक, क्लियर है? चलो जी आगे देखें। जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन। बताओ भाई। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, इसका जो इस्तेमाल है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू किसी भी डिसीजन को, कानून को द्वारा से रिव्यू करना। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो जुडिशरी है वो ही भारतीय संविधान की गार्जियन होती है। जो जुडिशरी है वो ही भारतीय संविधान की क्या होती है? गार्जियन होती है। अगला प्रश्न देख लो, हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर इन स्टेट? तो हमें अच्छे से पता है राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही नियुक्ति करते हैं राज्य में मुख्यमंत्री की। अब विधानसभा के चुनाव में, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में जो पार्टी बहुमत से जीती है, या फिर कहें सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी जो होगी, राज्यपाल उसी पार्टी को इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए। समझ गए? और अपॉइंट कर देंगे मुख्यमंत्री। आई होप क्लियर है। आगे, गवर्नर होता कौन है? तो गवर्नर भैया राज्य में नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वास्तविक मुखिया सरकार का मुख्यमंत्री होता है। ब्रिटिश पॉलिसी डीपनिंग कम्युनलिज्म, ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, या पार्टीशन ऑफ बंगाल और सिविल डिसोसिएशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भैया पार्टीशन एनकरेज्ड रिलीजियस डिवाइड, तो ये हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। रीजनलिज्म अराइजेस ड्यू टू, भाषा सभ्यता क्षेत्रीयवाद किस आधार पर पैदा होता है? तो ध्यान रखना ये पैदा होता है लैंग्वेज के बिहाफ पर। समझ गए? तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल। हम फिर मिलेंगे जस्ट अगली क्लास में नए और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास अगर पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें। कोई फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई डाउट है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।